रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और यहां पर मैं पहले 6 लेक्चर जो है अपने चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम उसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। आज लेक्चर नंबर 7 में मैं जिन टॉपिक्स के मुतालिक बात करूंगा वो हमारे पास है जी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप आर्गूमेंट कैसे मालूम करते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा कि आर्गूमेंट्स की टाइप कितनी होती हैं और तीसरी ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट्स क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट जो है उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा। इसकी जो डिटेल में डिस्कशन होगी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पर पोलर फॉर्म ऑफ आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन करने से पहले मुझे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई बी दी कार्टियन फॉर्म। आपके पास लेट z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई बी दी कार्टियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ये कार्टियन फॉर्म है, तो इसकी जो पोलर फॉर्म होगी, इट्स पोलर फॉर्म इज वो है जी z इज इक्वल टू आर टाइम कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। तो ये इसकी पोलर फॉर्म होगी। अब इस पोलर फॉर्म को लिखने के जो और आपके पास स्टाइल है यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के वाले से हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो z इज इक्वल टू आर कोस बनता है c से, साइन बनता है s से और सेंटर में योटा के लिए i, तो r सिज थीटा भी से आप लिख सकते हैं। ठीक है। फिर इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो r इज इक्वल टू z इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर योटा थीटा। ठीक है। यहाँ पर ई की पावर योटा थीटा जो है ये आपके पास आइलर आइडेंटिटी कहलाती है। इसके मतलब मैंने बताया कि कंप्लीट जो डिस्कशन है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा टारगेट जो है वो आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना है। तो ई की पावर योटा थीटा आइलर आइडेंटिटी कहलाती है और वो ये सारी चीज़ ई की पावर योटा थीटा के इक्वल होती है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पर ये जो थीटा है ये क्या चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा आर्गूमेंट कहलाता है। यहाँ पर ये कैसे मालूम आपने करना है, देखें। अगर यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट P है और ये आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर पेयर फॉर्म है, तो ये जो पॉइंट P है ये ओरिजिन से P की तरफ जो वेक्टर OP वेक्टर बना है, इस OP वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल में जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है इसे आप थीटा बोलते हैं। तो थीटा इज कॉल्ड हियर आर्गूमेंट ऑफ z। थीटा इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ z। थीटा को आप z का आर्गूमेंट बोलते हैं। किस तरह मालूम किया है? इस OP वेक्टर ने, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर फॉर्म जो P है उससे जो वेक्टर OP बना है, इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल थीटा बनाया है, डैट इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ z। अब यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ z की दो टाइप होती हैं। पहली टाइप होती है आपके पास स्टैंडर्ड आर्गूमेंट, और दूसरी टाइप होती है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। आर्गूमेंट की कितनी टाइप है? दो टाइप है। एक आपकी स्टैंडर्ड आर्गूमेंट है, एक आपकी प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। मैं यहाँ पर दोनों को अलग यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ये हमारी आ गई इधर स्टैंडर्ड आर्गूमेंट और इधर आपके पास आ गई प्रिंसिपल आर्गूमेंट। पहली बात,
स्टैंडर्ड आर्गूमेंट को आपने किससे डिनोट करना है? स्टैंडर्ड आर्गूमेंट को आप डिनोट करेंगे हमेशा स्मॉल ARGZ से, ठीक है जी। प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए जो नोटेशन यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा वो है कैपिटल ARGZ। ये आपके पास वैसे तो ज़्यादातर स्टैंडर्डाइज यही चलती हैं, ठीक है, कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट को कैपिटल ARG से और स्टैंडर्ड आर्गूमेंट को स्मॉल ARG से ज़ाहिर करता है। हाँ, अगर इससे हटकर वो इस्तेमाल खुद कर रहे तो वो वहाँ पर पेपर में लिख देगा, आपको बता देगा कि भाई स्टैंडर्ड आर्गूमेंट को मैं किस सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज स्टैंडर्ड आर्गूमेंट को आप आर्गूमेंट ऑफ Z से स्मॉल ARG से और उसे कैपिटल ARG से ज़ाहिर करेंगे। आर्गूमेंट यानी थीटा निकालने के दो तरीकाकार हैं, ये आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अच्छा, अब अगली बात, आपका स्टैंडर्ड आर्गूमेंट जो है ये आपके पास 0 से लेकर 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन के दरमियान होता है। आर्गूमेंट ऑफ Z जो है आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है, ठीक है, ये आपके पास -180 से लेकर +180 के दरमियान होगा, ठीक है जी। ऐसे भी हो सकता है या फिर आपका जो इक्वल का साइन है ये आपका इधर भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपका स्टैंडर्ड आर्गूमेंट 0 से 2 पाई के दरमियान हो गया या 0 से 360 डिग्री के दरमियान होगा आपका, ठीक है। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपका -180 से +180 के दरमियान हो गया, ठीक है। अब अगली चीज़ ये है कि आपने स्टैंडर्ड आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ये किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं वो देखें ज़रा। अच्छा, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ कि आपने ये स्टैंडर्ड आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट को कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो आर्गूमेंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। देखें, अगर आपका जो Z है, इफ़ Z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर आपका Z जो है वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर है, देन इस सूरत में आपका जो स्टैंडर्ड आर्गूमेंट निकालने का तरीकाकार है वो यही है, ठीक है। ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x, ये फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फार्मूला भी यही होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने का भी यही तरीकाकार होगा। यहाँ पर ये दोनों एक जैसे होंगे। अगर आपका थीटा है पहले क्वाड्रेंट, सॉरी Z आपका पहले क्वाड्रेंट में है, अगर आपका Z बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट से, मतलब आपका Z जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट से मुराद है मिसाल के तौर पर आपका Z है 3x - 3 + 4 योटा, सपोज ये नंबर आपका, तो इसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा आपका? सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, मतलब इस तरह है। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऐसी सूरत में आपका आर्गूमेंट ऑफ Z, स्टैंडर्ड आर्गूमेंट निकालने का जो तरीकाकार होगा वो होगा पाई माइनस थीटा। थीटा कौन है? ये यहाँ से, ठीक है, यानी ये चीज़ आपके पास बन जाएगी इस तरह, पाई माइनस tan इनवर्स y/x एब्सोलूट। x के ऊपर एब्सोलूट अप्लाई किया क्योंकि x नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने का भी तरीकाकार यही है, पाई माइनस tan इनवर्स y/x एब्सोलूट। तीसरी चीज़, अगर आपका Z चलेगा तीसरे क्वाड्रेंट में, इफ़ Z बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, अगर आपका Z तीसरे क्वाड्रेंट में है तो अब यहाँ पर फ़र्क आएगा, स्मॉल आर्गूमेंट Z और कैपिटल आर्गूमेंट में फ़र्क आएगा। जो ये स्टैंडर्ड आर्गूमेंट है Z का, ये आएगा पाई प्लस tan इनवर्स y/x एब्सोलूट। यहाँ पर ये इस तरीके से निकलेगा क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में आप जानते हैं अगर यहाँ एंगल थीटा है तो इस दूसरे क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई माइनस थीटा, तीसरे में चले जाता है पाई प्लस थीटा और चौथे में आ जाता है 2 पाई माइनस थीटा। ये चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं चैप्टर नंबर 14 में, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में। हाँ, अब यहाँ पर आपके पास तीसरे क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने का फार्मूला क्या है वो आपके पास होगा। यहाँ पर पाई प्लस नहीं करेंगे क्योंकि आपने इसकी रेंज देखी है, इसकी रेंज होती है -पाई से लेकर +पाई के दरमियान, यानी इसका आंसर -180 से +180 के दरमियान रहना चाहिए। तो 180 प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे -पाई प्लस tan इनवर्स y/x एब्सोलूट। ये आपके पास आ जाएगा। इसका अगर
एंगल जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका तीसरे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में अगर आपका z है, इफ z इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चौथे क्वाड्रेंट में है तो जनाब उस सूरत में आपका जो ये स्टैंडर्ड आर्गूमेंट निकालने का फार्मूला है वो ये है 2 पाई माइनस टेन इनवर्स y एब्सोल्यूट ओवर x, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में आप जानते हैं यहाँ पर y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसलिए y के ऊपर एब्सोल्यूट अप्लाई कर दिया। हाँ, चौथे क्वाड्रेंट में आपका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने का फार्मूला है वो सिंपल ये है माइनस टेन इनवर्स y एब्सोल्यूट ओवर x, ठीक है जी। ये आपके पास आपने फार्मूला याद रखने हैं कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट और स्टैंडर्ड आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन क्या है, वो किस किस जगह पर है, ठीक होगी बात ये। तो अभी यहाँ तक करने के बाद मैं चंद एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप आर्गूमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल भी और स्टैंडर्ड भी। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गूमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर मैं चंद एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंट लोकेशन बताता हूँ कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वाड्रेंट में है और उनका स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे निकालना है। देखें, अगर तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में है, फिर तो स्टैंडर्ड आर्गूमेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क पड़ता है तीसरे और चौथे में जाकर, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। z आपके पास है 1 प्लस योटा के बराबर। आपने यहाँ पर चीज़ मालूम करनी है आर्गूमेंट z, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, चूँकि ये दोनों बराबर होंगे इसलिए मैं अलग दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने फ़र्ज़ करें निकालनी है। यहाँ पर आप देखें, इस सबसे पहले इस कम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू 1 प्लस योटा को लिख सकते हैं 1,1, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने देखना है ये कम्प्लेक्स नंबर आपको किस क्वाड्रेंट में है, तो 1,1 आपके पास आ जाएगा पहले क्वाड्रेंट में। आपका ये थीटा बनता है, ये आपने मालूम करना है, ठीक है। अब पहले क्वाड्रेंट में आपका प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड आर्गूमेंट है सेम मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थीटा है वो फार्मूला लगेगा सिंपल टेन इनवर्स y ओवर x, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y भी यहाँ पर 1 है, x भी यहाँ पर 1 है, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 कितना होता है π/4। तो आपका यहाँ पर जो थीटा है, यानी कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट कह लें या स्टैंडर्ड आर्गूमेंट कह लें या प्रिंसिपल आर्गूमेंट कह लें, वो π/4 के बराबर आ गया। दूसरी एग्जांपल देखें। -1 प्लस योटा। अब फर्ज करें कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया, x -1 प्लस 1, इसको आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आपने ये दोनों चीज़ें निकालनी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आपका आर्गूमेंट ऑफ z का और प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फार्मूला एक जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप। यहाँ पर ये एंगल आपका बनता है सारा x -1 प्लस 1, ये आपने थीटा मालूम करना है। ज़ाहिर सी बात है, नज़र आ रहा है कि ये एंगल आपका 90 से प्लस होगा, ठीक है। तो आपका फार्मूला लगेगा यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ z या प्रिंसिपल और आर्गूमेंट ऑफ z का फार्मूला होगा पाई माइनस टेन इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट। दिस इज़ पाई माइनस टेन इनवर्स y आपको कितना है 1 है, x का एब्सोल्यूट कितना है, ये आपका x आ गया ना, x का -1 का एब्सोल्यूट आ गया, ये आ जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स 1 ओवर -1 का एब्सोल्यूट जो है वो +1 हो गया, तो ये आपका क्या रह गया 1 ओवर 1, ये आ जाएगा जी पाई माइनस टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 कितना है π/4 आ गया। दिस इज़ 3 π/4 डैट इज़ इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट आप एग्जांपल देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया है, तो अब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फार्मूला अब चेंज हो जाएगा। यहाँ पर z आपका फ़र्ज़ करना ये है -1 माइनस योटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिखेंगे सबसे पहले ऐसे -1 इंटू -1,
ऑर्डर पेयर फॉर्म में। अब ये कम्प्लेक्स नंबर आपका चलेगा तीसरे क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल आपका बनेगा ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, और नज़र आ रहा है कि वो आपका पाई से ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा। ठीक हो गया। तो ये आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट यहाँ पर निकलेगा। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड का जो यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल होगा वो जनाब होगा आपके पास पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट। y आपका -1 है और x भी आपका -1 है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू x की है, ये आपके पास y की वैल्यू है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट, ये इस तरह आ जाएगा जी आपका। अब ये -1 से कट के +1 हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा आपका पाई प्लस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या है आपका 45 डिग्री, यानी π/4 विच इज़ इक्वल टू 5 π/4। ये आपका आंसर आ जाएगा इस मरतबा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट सॉरी स्टैंडर्ड आर्गूमेंट निकला है वो आ गया 5 π/4 डैट इज इक्वल टू 5 × 45, 225 डिग्री का एंगल आपका। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर देखें हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट मालूम करते हैं यहाँ पर। तो अब ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक एंगल मालूम किया है, ये आर्गूमेंट ऑफ जेड आ गया है आपका, और ये बना है आपका 225 डिग्री का एंगल। कैपिटल आर्गूमेंट जेड, प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट आपने निकालना है, वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जनाब। ये फार्मूला इस्तेमाल होगा -पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट। अच्छा जी, अब tan इनवर्स y ओवर x, y आपका वही -1, x आपका -1 ओवर +1, ये आपके पास सारी ये चीज़ निकल आएगी। ये चीज़ मतलब ये आपका सिर्फ रह जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 1 कितना होता है जी π/4 विच इज़ इक्वल टू आपका बन जाएगा ये -3 π/4 -135 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। और ये आपका जो -135 डिग्री का एंगल आपको नज़र आ रहा है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन में। यानी यहाँ पर जो आर्गूमेंट ऑफ जेड आपका बना है वो ये है -135 डिग्री आपका। ठीक है जी, तो पता यहाँ पर ये चलता है कि जो आपका स्टैंडर्ड आर्गूमेंट होता है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपका है जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये फ़र्क है आपका। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट एग्जांपल में, आखिरी एग्जांपल, जब आपका जो z है चौथे क्वाड्रेंट में चले जाए तो फिर इन दोनों चीज़ें कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। ले जी, लास्ट आपका केस जब आपका z जो है वो आपका चौथे क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, ये आपका कम्प्लेक्स नंबर है x1 -1। लेकिन जी यहाँ पर अब आपने जो स्टैंडर्ड आर्गूमेंट मालूम करना है वो आपका कम्प्लेक्स नंबर बनेगा ये आपका स्टैंडर्ड आर्गूमेंट ऑफ जेड बनेगा। नज़र आ रहा है कि आपका एंगल ये 270 प्लस होगा, चौथे क्वाड्रेंट में है। सही है, फार्मूला आप ये लगाएंगे, आर्गूमेंट ऑफ जेड बराबर है 2 पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x, 2 पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर y एब्सोल्यूट ओवर x। ये एक्चुअली सारी जो चीज़ है आपने गौर किया, tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट या tan इनवर्स y एब्सोल्यूट ओवर x। ठीक है, ये चीज़ आपकी एक्चुअली ये बेसिक एंगल बनता है पहला एंगल पहले क्वाड्रेंट में। ये सारा हिसाब का पहले क्वाड्रेंट में आ जाता है। करना सिर्फ आपने यही है कि जो इसका आंसर निकला है उसको 2 पाई में से यहाँ पर माइनस कर दिया, इधर आपने किया था तो पाई में प्लस कर लिया था। यानी ये वाली जो चीज़ें हैं ना सारी आपकी, ये बेसिकली आपके पहले क्वाड्रेंट के एंगल को शो करती हैं। अच्छा चलें, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर कीमतें पुट करते हैं, ये आ जाएगा tan इनवर्स y आपका क्या है -1, ये आ गया उसका एब्सोल्यूट ओवर x आपका क्या है +1, ये आ गया 2 पाई माइनस -1 का एब्सोल्यूट हो गया +1, ये आपका 1 ओवर 1 आ गया 2 पाई माइनस tan इनवर्स 1, 2 पाई माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है जी π/4। दिस इज इक्वल टू 8 पाई
माइनस पाई ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू 7 पाई बाय 4, 7 इंटू 45। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा जी, ये आपके पास 315 डिग्री आ जाएगा। 315 डिग्री का ये एंगल बनता है जी यहाँ पर ये। अब इसी केस में अगर आपने निकालना है प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखें ज़रा, रोक दे। अब आपने इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल होगा सिंपल माइनस tan इनवर्स, ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस tan इनवर्स y एब्सोल्यूट आपका है -1 ओवर x एब्सोल्यूट 1 है, माइनस tan इनवर्स 1 माइनस पाई बाय 4। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपके पास निकलता है वो है जी -45, यानी कि ये जो रिमेनिंग एंगल आपका बचता है ये आपका शो करता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट को, डैट इज़ -45 डिग्री। और ये जो पूरा घूम के आया है ये आपके पास आया है 315 डिग्री का एंगल, ठीक है जी। ये जी ये अब आपने चारों एग्जांपल देखी जिसमें आपने यहाँ पर देखा कि आपका अगर कम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन किस किस क्वाड्रेंट में हो तो आप किस तरीके से उनका प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड आर्गूमेंट मालूम करते हैं। नेक्स्ट अब ये है कि आर्गूमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये समटाइम प्रॉपर्टीज़ ऐसे ही पेपर में आ जाती हैं, अदरवाइज़ आप इनको यूज़ करके जो MCQs अपना सॉल्व कर सकते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह है कि आपके पास अगर दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आर्गूमेंट जो होगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल आ जाएगा पहले का आर्गूमेंट जमा दूसरे का आर्गूमेंट। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी की जैसी है कि जिस तरह दो नंबरों का लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का लॉग अलग-अलग आ जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 आपने मालूम करना है, तो वो सिंपल होगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2, और वेयर Z2 आपका नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है आर्गूमेंट ऑफ Z की पावर n, और n यहाँ पर आपका इंटीजर है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा जी यहाँ पर n शुरू में n टाइम आर्गूमेंट ऑफ Z। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ आपके पास आर्गूमेंट ऑफ Z की जो है ये बिल्कुल सेम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ के जैसी हैं। चौथी बात आपने याद रखनी है आर्गूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर आपका पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका जो आर्गूमेंट होता है वो हमेशा आपके पास होता है 0, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर कहाँ पर लाई करता है, x एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव x के ऊपर, तो उसका आर्गूमेंट हमेशा 0 के इक्वल आएगा। आर्गूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर का आर्गूमेंट होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट इसकी जो छठी प्रॉपर्टी वो ये है कि आर्गूमेंट ऑफ पॉजिटिव प्योर इमेजिनरी नंबर, मतलब आपका जो आर्गूमेंट जो है प्योर इमेजिनरी नंबर का, इमेजिनरी नंबर यानी जिसमें रियल पार्ट ना हो, लाइक एज योटा, 2 योटा, 3 योटा, ठीक है। तो इस तरह के इमेजिनरी नंबर अगर वो पॉजिटिव है तो वो होगा आपका y एक्सिस के ऊपर, तो इस सूरत में आपका जो आर्गूमेंट होगा वो होगा 90 डिग्री के इक्वल। बंद कर। की जो 7th प्रॉपर्टी है वो आपके पास है आर्गूमेंट ऑफ, अब ये पॉजिटिव प्योर इमेजिनरी नंबर है, अगर आपका वो नेगेटिव प्योर इमेजिनरी नंबर, अगर आपका इमेजिनरी नंबर जो है वो नेगेटिव आ जाए, प्योर इमेजिनरी नंबर, लाइक एज आप कहते हैं माइनस योटा, जैसे आपका z जो है वो माइनस योटा के बराबर है। तो अब ये जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है और लाई कहाँ पर करेगा, नेगेटिव y के ऊपर, सही है। ऐसी सूरत में आपका जो आंसर होगा वो होगा -90 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हैं उसे 270 डिग्री, यानी नेगेटिव प्योर इमेजिनरी नंबर का जो आर्गूमेंट है वो आपके पास -90 रख लेंगे या 270 डिग्री रख लेंगे। -90 आंसर तब होगा जब प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए कहेगा, 270 डिग्री नेगेटिव y के ऊपर आएगा, वो आपके पास बन जाएगा स्टैंडर्ड आर्गूमेंट।
यानी मिसाल के तौर पर देखें, अगर z इज इक्वल टू माइनस योटा का आपने आर्गूमेंट मालूम करना है तो आप इसको लिख सकते हो तो ऐसे x0 y-1, तो ये कहाँ पर आएगा, ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव y के ऊपर। अगर आप यहाँ से यहाँ तक चलेंगे ये आपके पास बनेगा 270 डिग्री विच इज़ इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो ये बनता है -90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर इस सूरत में हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ आपने देखनी है, 8वीं प्रॉपर्टी जो इसकी आर्गूमेंट की है वो है जी आर्गूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट और आर्गूमेंट ऑफ z इनवर्स, ये दोनों बराबर हैं, और z इनवर्स को आप लिख सकते हैं आगे माइनस टाइम आर्गूमेंट ऑफ z इस प्रॉपर्टी से, कि पावर पीछे आ गई, ये आर्गूमेंट ऑफ z आ गया। सही है, और यहाँ पर अच्छा उसके बाद 9th प्रॉपर्टी लास्ट, आर्गूमेंट ऑफ z ओवर z कॉन्जुगेट। इस पर प्रॉपर्टी नंबर 2 के मुताबिक पहले मैं चलता हूँ, इसका मैं लिख सकता हूँ ऊपर वाले नंबर का आर्गूमेंट माइनस z कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट। ठीक है, अब ये लिखूंगा इसको आर्गूमेंट ऑफ z माइनस आर्गूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट किसके बराबर है, माइनस टाइम आर्गूमेंट ऑफ z, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 टाइम आर्गूमेंट ऑफ z के। तो यहाँ पर इसका मतलब आर्गूमेंट ऑफ z ओवर z कॉन्जुगेट बराबर है 2 टाइम आर्गूमेंट ऑफ z। तो ये प्रॉपर्टीज़ जनाब आपके पास आर्गूमेंट ऑफ z की हैं, ये प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ आपको याद होनी चाहिए। इनको इस्तेमाल करके अब आप डिफरेंट क्वेश्चंस आपके जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो देखें किस तरह के होते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं आर्गूमेंट ऑफ z की, इससे रिलेटेड चंद एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करता हूँ। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें, कहता है जी क्वेश्चन आपका इस तरह है, इफ़ z1 बराबर है √3 प्लस योटा के एंड z2 बराबर है √3/2 प्लस योटा ओवर 2, देन आपने मालूम करना है आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, ये आपका टारगेट है। अब यहाँ पर इनका आर्गूमेंट मालूम करने के लिए एक तरीका कार तो ये है कि आप सबसे पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कर लें मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आपका आंसर आएगा उसको आर्गूमेंट ले लें, लेकिन वो होगा यहाँ पर मुश्किल। सबसे पहले आप यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ z1 मालूम करने के लिए इसका आर्गूमेंट मालूम करें z1 का, और फिर z2 का आर्गूमेंट, अलग-अलग दोनों का आर्गूमेंट मालूम करना है। यहाँ पर हेयर z1 आपका जो है उसको आप लिख सकते हैं इस तरह √3, 1, इसकी कार्टिजियन फॉर्म ऐसे बन गई, ऑर्डर पेयर फॉर्म। अब ये कम्प्लेक्स नंबर आपका किस क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में है, तो आर्गूमेंट ऑफ z1 जो है, अब यहाँ पर एक और बात ये है, याद रखें कि आर्गूमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो या स्टैंडर्ड आर्गूमेंट हो, प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, वो नहीं बदलती, स्टैंडर्ड के लिए भी और प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए भी। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले बता रहा हूँ आर्गूमेंट ऑफ z1 आपका है पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट निकालने का सिंपल फार्मूला है tan इनवर्स y ओवर x डैट इज़ 1/√3 विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका कितने पर बनता है जी 30 डिग्री पर, ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा जी, सही हो गया, डैट इज़ π/6। आगे चलें, आर्गूमेंट ऑफ z2 निकालना है आपने, z2 आपका लिख सकते हैं आप इस तरह z2 इज इक्वल टू √3/2, 1/2, ये भी आपका बनता है पहले क्वाड्रेंट का नंबर। तो पहले क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट निकालने का फिर यही फार्मूला है, tan इनवर्स y ओवर x 1/2 डिवाइडेड बाई x √3/2, ठीक हो गया जी। ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/√3, tan इनवर्स 1/√3, और ये अगेन आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री डैट इज़ π/6। अब फाइनली आपने दोनों का जो प्रोडक्ट है आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 निकालना है, तो आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 आपके पास आ जाएगा आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2। z1 का आर्गूमेंट कितना निकला है π/6, आर्गूमेंट ऑफ z2 कितना निकला है वो भी π/6 ही है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू π/6 डैट इज़ π/3। तो फाइनल इसका आर्गूमेंट आपके पास π/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी को फर्ज करें यहाँ पर इसी क्वेश्चन में आपने आर्गूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 की वैल्यू निकालनी है, तो आर्गूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा जी z1 का आर्गूमेंट माइनस z2 का आर्गूमेंट। अब z1 का आर्गूमेंट कितना निकला है π/6, और आर्गूमेंट ऑफ z2 वो भी π/6 है,
तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी दोनों के आर्गूमेंट Z1 और Z2 का जो आर्गूमेंट है यहाँ पर वो आपके पास 0 है। अब ये 0 किस तरीके से है, अब यहाँ पर आप देखें, गौर करें, आप Z1 और Z2 यहाँ से कैलकुलेट करके देखें। Z1 की वैल्यू ये है √3 प्लस योटा और Z2 की वैल्यू ये है √3/2 प्लस योटा बाई 2। मैंने नीचे से 1/2 कॉमन निकाल लिया, तो ये रह गया √3 प्लस 1 और ऊपर भी √3 प्लस 1 है। अब इन दोनों में से आप यहाँ पर √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से कैंसिल कर दें, बाकी क्या रह जाता है 1/2। 1/2 को उल्टा दें, ये रह जाएगा 2 और 2 यानी कि Z1 ओवर Z2 आपके पास सिंपल 2 के बराबर आ गया। 2 डैट इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर आपके पास यानी कि Z1 ओवर Z2 किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो 2 कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल कितना बनता है यहाँ पर, मैंने भी बताया पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गूमेंट हमेशा 0 होता है। दिस इज़ वाई यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 आपके पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। इसी क्वेश्चन में फर्ज करें, आपको कहता है आपने आर्गूमेंट ऑफ Z1 की पावर 3 ये चीज़ आपने कैलकुलेट करके देनी है। तो अब इसको आप करेंगे, आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ये 3 पावर पीछे आ जाएगी, क्या आ जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z1। अब आर्गूमेंट ऑफ Z1 आपने कितना निकाला हुआ है, π/6, यहाँ पर π/6 आ जाएगा, ये आपके पास रह जाएगा जी π/2। यानी यहाँ पर आपको ये ज़रूरत नहीं है कि पहले आप Z1 का यहाँ पर पहले क्यूब लें, क्यूब लेने के बाद जो आंसर आता है उसका आर्गूमेंट निकालें, नहीं, जस्ट ये आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। ठीक हो गया जी यहाँ पर। तो इस तरीके से या आप डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने सीखा कि आर्गूमेंट ऑफ Z किस तरह मालूम करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, उनको यूज़ कैसे करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी।